अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कल का दिन बड़ा अहम है, यानी कि 25 जुलाई। एक साल पहले 25 जुलाई को इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में सबसे बड़ी जमात के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ में उभर कर आई। 2 सूबों में उसने हुकूमत भी बनाई, तीसरे सूबे में इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर वो हुकूमत बनाई। लेकिन सूबा सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। इस तमाम तर अमल के बाद एक साल गुजर गया और अपोजिशन की बड़ी जमातें, छोटी जमातें मिलकर कल एहतजाज कर रही हैं पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ शहरों में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह साल खासा मुश्किल रहा है और उससे ज़्यादा मुश्किल शायद अवाम के लिए भी रहा है कि इमरान खान साहब कहते रहे कि घबराना नहीं है, लेकिन एक साल में अवाम के लिए घबराहट के हर मामला आया, चाहे वो मिनी बजट हो या बजट हो, महंगाई का मामला हो या इस वक्त मुआशी सूरत हाल हो। हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके वक्त का। एक साल कल मुकम्मल हो जाएगा 25 जुलाई को। आपकी हुकूमत 25 जुलाई के बाद उसका आगाज़ हुआ, लेकिन कामयाबी आपको मिली। एक साल पहले आपकी जमात करीब कामयाब हुई। तमाम अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि पाकिस्तान का मुश्किल तरीन दौर और साल हुकूमत का वो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब यौम स्याह, यौम एहतजाज के तौर पर मना रहे हैं पूरी की पूरी इस वक्त अपोजिशन। तो आपकी हुकूमत की तो फिर क्या कामयाबी है कि पहले दिन से ही आपके खिलाफ अपोजिशन निकल खड़ी हुई है और अब तो दीगर जो ताजिर हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ती जा रही। चीमा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो एक साल हो गया। गवर्नमेंट तो जिस दिन हमने गवर्नमेंट ली और हमने 100 दिन का एक टारगेट दिया, तो 100 दिन के पहले दिन ही आप कह लें कि बिलावल साहब की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब की, या शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा या फजल रहमान साहब, ये शुरू कर दी। और पहली जो आप कह लें पहली जो कतरा था बारिश का, वही था मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने कहा जी हमें असम्बलियों का हलफ नहीं उठाना चाहिए और हमें असम्बली में नहीं जाना चाहिए। सो ये स्टार्ट था। आप कह लें कि हमारी परफॉर्मेंस, आप कह लें कि हमारे ख़िलाफ़ ये जो कंपेन थी या एक एहतजाजी मोड था या एक मीडिया बैशिंग थी उसका। देखें, एक साल में हमने किया क्या है। बेसिक बात तो ये है। एक से पहली बात जो सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम है हम पे, वो महंगाई का है। तो महंगाई के बारे में 3 आप कह लें कि ये जो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान देख लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देख लें, या आप कह लें कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड बैंक की देख लें, IMF की देख लें। दुनिया सारी ग्लोबल विलेज के तौर पर है और इंटरनेशनल डोनर एजेंसी जो हैं या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं और बड़ी वैलिड रिपोर्ट्स होती हैं। सो 2009 में अगर हम देखें महंगाई के हवाले से, तो 19% महंगाई थी। 2013 में जब इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून आई 25 मई को, तो उसके बाद अगर महंगाई देखें तकरीबन 9% महंगाई थी। और उसके बाद 2019 का जो साल है या 18 का जो साल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018-19, उसमें देखें तो महंगाई को 7.8% है। सो इसका मतलब है कि पहले साल जो पीपल्स पार्टी का था उससे भी और मुस्लिम लीग नून का भी, उससे हमारी महंगाई कम है। लेकिन लगता ऐसे है, मीडिया ऐसे बैशिंग करता है जैसे आप कह लें कि महंगाई पहली बार हुई है और पहले कभी महंगाई नहीं हुई थी। आप डॉलर को अगर ले जाएं, इसमें थोड़ा, अगर एक आम आदमी के लिए बिजली महंगी है, गैस महंगी है, तो चीमा साहब इसमें बैशिंग वाली क्या बात है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मैं ये बड़ा स्मार्ट वे में मुस्लिम लीग नून ने एक काम शुरू किया है कि देखें, जिन लोगों ने 4-4 अरब रुपए के इश्तार लिए अखबारात के लिए, जिन चैनल्स ने, वो आप कह लें कि हमारी हुकूमत आते ही पहला काम उन्होंने किया कि अपने वर्कर की तनख्वाह कम कर दी या वो उनकी आप कह लें कि ले ऑफ कर दिए, वर्कर्स को जॉब की छुट्टी करा दी। और उन्होंने कोशिश की कि ये वर्कर जो है करंट हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ जाए। मतलब उन्होंने जो आप कह लें कि इतनी बड़ी लूटमार बाज़ चैनल्स ने की यहाँ पे, या आप कह लें कि उन्होंने पैसे कमाए, लूट मारना के पैसे कमा ले कह लें, या हुकूमत की आप कह लें सपोर्ट उनको थी या हुकूमत की शफकत उनको थी, माशाल्लाह बड़ी स्पेशल फेवर जो गवर्नमेंट ने दी, वो सारे पैसे पाकट करके कोई दुबई ले गया, कोई कहीं ले गया, कोई लंदन ले गया, लेकिन या किसी ने यहाँ रख लिए। लेकिन अपने वर्कर को आते ही किसी ने 30%, किसी ने 40% तनख्वाह कम कर दी और बड़ा जो आप कह लें जिसका सब्सिस्टेंस बड़ी वीक थी, उसको उन्होंने ले ऑफ कर दिया।
सो आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास आज स्ट्रीट वर्कर नहीं है और इनकी क़ियादतें दागदार हैं। दागदार क़ियादत के पीछे और कोई इशू नहीं जिसकी बुनियाद पे लोगों को सड़कों पे लेके आ सकें। तो पहला काम इन्होंने मीडिया वर्कर को, आप कह लें जो स्पेशल बेचारा, सर वो तो आपको कह रहे हैं कि आप जो है वो तकरीबन 6 महीने धरना दे के बैठे रहें, आपको वो फैसिलिटेट करते रहें और आप किसी जलसे को करने वालों को फैसलाबाद में आप हज़ारों लोगों के खिलाफ मुकदमात करवा देते हैं, किसी की रैली आपको कबूलियाँ, ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं। तो आपका तो सिर्फ काम एक है किरदार कुशी करना और हमारे लिए रुकावटें करना। आप तो खुद कहते थे कंटेनर मुहैया करेंगे, आप उनको जलसा नहीं करने देते हैं। देखिए किरदार कुशी, अब मेरे पास कौन सी, मतलब जरदारी साहब की या बिलावल साहब की या आप कह लें कि डॉक्टर एहसन की, खुर्शीद शाह की किरदार कुशी की ज़रूरत क्या है, या आप कह लें शर्जील मेमन की किरदार कुशी की मुझे क्या ज़रूरत है। जरदारी साहब की किरदार कुशी में क्या शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने कोई कसर छोड़ी है कि मुझे करने की ज़रूरत है, या आबिद शेर अली ने कसर छोड़ी है। राना सनाउल्लाह की किरदार कुशी की मुझे क्या ज़रूरत है, जो ड्रग में इन्वॉल्व है बंदा। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बेटे सारे इस मुल्क से फ़रार हैं या जेलों में हैं, दामाद फ़रार हैं, बेटियाँ बीवियों के नाम आ रहे हैं करप्शन में, उनकी किरदार कुशी की मुझे क्या ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट अगर उनको आप कह लें सज़ा दे दे, उनको नैब सज़ा दे दे, उन पर रेफरेंसेस दायर हो जाए, उनकी ज़मानतें कैंसिल हो जाएँ, उनके अकाउंट सामने आ जाए 35-35 अरब के, 30-30 अरब के, चीनी वाले पकड़े जाएँ, पापड़ वाले पकड़े जाएँ, मंदूर पकड़ा जाए, कासम कयूम जो है वो बताए कि कैसे जिस तरह TCS की डाक इकट्ठी की जाती थी उस तरह पैसे इकट्ठे किए जाते थे। तो सारा कुछ सामने अगर डॉक्यूमेंटेड आ जाए तो मुझे क्या ज़रूरत है कि उनकी किरदार कुशी की। शहबाज शरीफ एक बार भी ना कहे कि जो इरा के पैसे थे, आप कह लें कि ज़ल्ज़ला ज़रगान के पैसे थे, वो आप कह लें कि इरा के अकाउंट से मेरे दामाद के अकाउंट में नहीं गए और मेरे अकाउंट से निकल के मेरे दामाद के अकाउंट से निकल के बर्मिंघम में मेरे अकाउंट में नहीं गए और वहाँ से निकल के आप कह लें कि ये जो तहमीना दुरानी साहब के अकाउंट में या उनका मकान ही खरीदा गया। अगर 95% 99% आपकी जायदाद जो है वो TT बेस हो तो मुझे या तरीके इंसाफ को किरदार कुशी की बाकी की ज़रूरत बचती है। मेरे भाई ये हकीकतें हैं और वो हकीकतें हैं जो आप पहले डॉक्यूमेंटेड हैं, जो अदालतों की बताई हुई हैं, जो FIA की बताई हुई हैं, जो SCCP की दी हुई हैं, FBR की दी हुई हैं, JIT की दी हुई हैं और इनके अपने दौर में इनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए। अपनी हुकूमत में आप कह लें हकान अब्बासी की हुकूमत नवाज शरीफ नाअहल हुआ और उस सुप्रीम कोर्ट के जज ने किया जो लगाया इनका था, जो आप कह लें जो फेडरल सेक्रेटरी रहा कानून का, इनका लगाया हुआ उस जज के हाथों, उस चीफ जस्टिस के हाथों ये आप कल नाअहल हुए। तो फिर मुझे कौन सी ज़रूरत बचती है इन दागदार लोगों की, करप्ट लोगों की, बदनाम लोगों की क्या ज़रूरत बचती है कि अगर उनको डेली मेल कहे कि ये चोर हैं, थीफ हैं, ये आप कह लें कि सर इनको तो आप भी चोर कहते रहे, चले वो डेली मेल के या मामलात हों या उनकी अदालतों में, लेकिन इस सारे अमल के अंदर आवाम कहती है कि आप चोर और लुटेरे और ये सारी चीज़ें अदालतें इनका फैसला करेंगी। लेकिन अवाम कहते हैं हमें क्या हासिल हुआ कि तब्दीली को वोट देकर 2 सूबों में हुकूमतें बनाकर, वफाक में हुकूमत बनाकर अभी तक साल में कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं लगा और हज़ारों लोग कहते बेरोज़गार होते गए। डॉलर की कीमत आपको भी पता है बढ़ने से महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, चाहे तेल क्यों, तो फिर क्या चीज़ होती सर। अच्छा मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, चीमा साहब हमारे ब्रेक के लिए, चीमा साहब मैं आपको रोक रहा हूं, माजरत के साथ ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस जाने इसी सवाल के जवाब कि अवाम को हासिल 1 साल में वो क्या हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब बकौल आपके ये तमाम लोग जो अपोजिशन में हैं, ये चोर उचक्के और ये लुटेरे मुल्क को लूट गए, ये तमाम तर अमल है अदालतों में ये चल रहा है, लेकिन अवाम ने जो वोट आपको दिया है उसके बदले में आपने 1 साल में अवाम को क्या दिया है? देखिए 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं जो सबसे ज़्यादा इशू था पाकिस्तान का। एक था करप्शन का और दूसरा था कब्ज़े का। जो जितने बाहर इस मुल्क से रहते हैं लोग तकरीबन 22 अरब डॉलर सालाना भेजते हैं वो, और इस मुल्क का जो भी सफ़ेद पोश था या कानून पसंद शहरी था, वो अपर मिडिल क्लास से था या मिडिल क्लास था या पुअर क्लास से था, उनकी जायदादें सेफ़ नहीं थी और स्टेट लैंड जो है थी वो सेफ़ नहीं थी। हमने यहाँ पे आप कह लें जितने कब्ज़े थे वो वागुज़ार कराए हैं, वो स्टेट लैंड थी या आप कह लें कि जितने शहरी थे वो इस मुल्क से बाहर रहते थे या यहाँ के जो पुरअमन पसंद शहरी थे, यहाँ पे हमने ज़ीरो टॉलरेंस कर दी कब्ज़े के लिए
और इस मुल्क से कब्ज़ा जो सबसे बड़ी दानत थी, और दूसरा अपर लेवल पे करप्शन है, जिसमें मरियम जैसे लोग, जरदारी साहब जैसे लोग, आप कह रहे पूरे बैंक एक बना के, जिस तरह ओमनी ग्रुप जैसे बना के एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कवानीन बना के, इसहाक डार, मतलब जब जिस मुल्क का वज़ीर ख़जाना और जिस सूबे का वज़ीर ख़जाना अपने अपने बैंक बना के करप्शन करें, आप कह रहे कि इंटरनेशनल डोनर से वो पैसे लें या फंड्स आएँ वो जल्जले के लिए आएँ या वो कर्ज़े के लिए आएँ, वो मनी साइफन आउट करके करें कि 56 कंपनियाँ बनाएं, उनके थ्रू मनी साइफन आउट करें, डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसे चले जाएँ वहाँ से आपके इंटरनेशनल डोनर के। तो ये बड़ा इशू था। ये दो चीज़ें हमने आप कह लें कि ट्रू एहतसाब किया है, इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी हीट ले रहे हैं। और दूसरी जो बात इसमें है कि हमने जो आपका ना यहाँ पे जो इंपोर्ट थी, ये गैर ज़रूरी या लेविश किस्म के या लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट थी, वो कम की है हमने। ट्रेड डेफिसिट इस मुल्क का कम किया हमने, 7 अरब इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया। आप समझते हैं कि इससे आप जिस सबसे बड़े सूबे में और जिस सबसे बड़े शहर में रहते हैं उस सूबे के, आप समझते हैं कि इससे आम आदमी को फ़ायदा उस तरह से पहुँचा? आपके अपने सूबे के अंदर कल की पुलिस की रिपोर्ट थी कि 19% पिछले 6 माह में क्राइम हर तरह के वो बढ़ गए हैं। आम आदमी के लिए उसकी ज़िंदगी सेव होना वो बड़ा ज़रूरी है, मामलात सस्ते होना चीज़ों का वो बड़ा ज़रूरी है, वो कहाँ है? मुदस्सर, इसमें अगर 19% क्राइम बढ़ा है तो इसका मतलब है कि क्राइम इस मुल्क में कम हुआ है, इस सूबे में कम हुआ है। वजह यह है कि इस वक्त जो जुर्म की किरबिंग की एक अपने पुलिस टर्म इस्तेमाल करती है, क्राइम किरबिंग। क्राइम किरबिंग का मतलब है कि जुर्म को छुपाना। यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती थी, जितने लोग आप कह रहे रिपोर्ट करते हैं। सर मैं FIR के अंदराज की बात कर रहा हूँ कि FIR के अंदराज, लेकिन FIR में FIR के अंदराज का अंदराज बड़ा है। FIR का अंदराज बड़ा है इसलिए कि पहले छुपाया जाता था, अब FIR होती है। पहले जितनी FIR होती थी 20% चालान जमा होता था, 80% FIR का चालान जमा नहीं होता था। आज कम से कम इंक्वायरी करके 60-70% FIR का चालान जमा हो रहा है। बिल्कुल। सो बेसिकली ये इंप्रूवमेंट हुई है, ये बेसिकली इंप्रूवमेंट हुई है। आपको नंबर में लगेगा कि जुर्म बढ़ा है, लेकिन एक्चुअली ये है कि जुर्म जो है उसकी बेखुनी हो रही है, उसका सद्देबाब हो रहा है। जो जुर्म करता है उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है, चालान भी जमा होता है, उसके अदालत में भेजा पहले थी उतनी कमजोर है जितनी पहले थी उसमें। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए जिस किस्म के अल्फाज खान साहब या आपकी जमात के दीगर लीडर इस्तेमाल करते थे, आज उन्हीं से मदद मांगने के लिए आपके जो शिबली फराज साहब है वो पहुँच गए हैं दीगर लोगों के साथ। तो सेनेट में आपको फिर उन्हीं लोगों की ज़रूरत पड़ रही है जिनको आप समझ रहे थे कि ज़रूरत ही नहीं है। जाम कमाल साहब भी साथ हैं, शिबली फराज साहब भी साथ हैं, मदद तो आपको मौलाना फजलुर रहमान से लेनी पड़ रही है अब। नहीं, नंबर गेम में कभी नहीं हो सकता। जमहूरियत नंबर गेम है, नंबर गेम में कभी नहीं हो सकता कि आपको आपने बुरा वोट नहीं लेना, आपने अच्छा वोट लेना है, आपने नेक वोट लेना है, आपने फ़लाँ तबके का वोट नहीं लेना, आपने फ़लाँ जमात के लोगों को आने नहीं देना, फ़लाँ तबके का लोगों को अपनी पार्टी में शामिल, ये नहीं होता। सो यहाँ पे नंबर जो है उसकी ज़रूरत है। बाकी जो हमारी राय है फजलुर रहमान साहब के बारे में या उनकी सियासत के बारे में मौजूद है, इसमें कौन सी छुपी हुई बात है, कौन सी वीडियो छुपी हुई है, कौन सा रिटन मटेरियल छुपा हुआ है, कौन सा इस वक्त मैं बैठ के मेरी कोई राय आपको बदली हुई नज़र आ रही है? नॉट एट ऑल। लेकिन आप कह लें कि नंबर गेम में आपको नंबर अगर चाहिए कि इस वक्त देखें जिन लोगों को करप्शन पकड़ी जा रही है वो अगर सेनेट को आप कह रहे हैं कि डिस्टेबलाइज करते हैं या सियासत को डिस्टेबलाइज करते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि यार आप मेहरबानी करो, मतलब इस काम को चलने दो। ये यहाँ पे अगर शफाफियत आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, तो जमहूरियत का बेसिक रूह तो वो है, इस मुल्क के लिए फ़ायदा तो वो है। और सियासतदान की इज्जत यही इसी बात में है कि वो वाकई पब्लिक सर्विस करे, वो सोशल सर्विस करे। सियासत सोशल सर्विस है, सियासत खाने पीने का नाम नहीं है, सियासत लोगों को लूटने का नाम नहीं है। लिहाजा इसमें फजलुर रहमान साहब अगर इस बात पे आ जाते हैं, जरदारी साहब आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, तो उनकी इज्जत बढ़ती है। सियासतदानों की रिस्पेक्ट का मामला है, सियासत की रिस्पेक्ट का मामला है, जमहूरियत बड़ा अहम है। उसमें आपको मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, यौम स्याह वो मना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं 25 जुलाई, तो वो स्टांस क्या होता है? मौलाना फजलुर रहमान से जो मदद ली गई है वोट के हवाले से, उनका क्या मौक़िफ़ होता है? बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आगे बढ़ेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे अमरीका के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये दौरा पहली बार हमने देखा कि इसमें कोई इमदाद की, माली इमदाद के हवाले से उस तरह से खुलकर कोई बात नहीं हुई है। इस दौरे में कुछ चीज़ें अफ़गान उमूर के हवाले से भी बड़े अहम मामलात हुए हैं, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से। आप समझते ग्राउंड रियलिटी पर भी ये दौरा वाकई कुछ मुख्तलिफ अगले आने वाले वक्त में साबित होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो कहा जा रहा था दौरे से पहले कि रिलेशनशिप में एक रीसेट होगा, तो वो रीसेट एक्चुअली होता हुआ नज़र आया। ऑप्टिक्स बहुत अच्छे थे
और जितनी भी मीटिंग्स हुई वो तमाम इंतहाई मस्बत रहीं, चाहे वो वाशिंगटन में IK का जलसा था या फिर उन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात थी और उसके बाद पीस इंस्टीट्यूट में जो उनकी टॉक थी। उन तमाम चीज़ों में एक तो एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी था, एक एलिमेंट ऑफ डिग्निटी था, और मेरा ख़्याल है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या जो पाकिस्तान का नैरेटिव और बयानिया है वो अमेरिका में मेन स्ट्रीम में आया है। फिर उनकी मीडिया के लोगों से भी मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब बहुत आर्टिकुलेट थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वाज़े तौर पर सामने रखा और जो मसाइल थे अमेरिका के साथ उनकी भी बहुत अच्छे तौर से पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अक्कासी की और वे फॉरवर्ड की भी बात की। तो मेरा ख़्याल है कि 3 रोज़ में इससे बेहतर तौर पर पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ा जा सकता था और इससे बेहतर तौर पे हमारा मौक़िफ़ सामने नहीं रखा जा सकता था। और उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि ऐसा लगा कि वहाँ इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो मेरा ख़्याल है कि ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है अब आप कुछ और बातें सुन की तरफ से एतराज़ात आ रहे हैं, प्रेसिडेंट गनी की तरफ से अफ़गानिस्तान में एतराज़ात हो रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह इमरान खान साहब पे रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा। वो एतराज़ात आए हैं उन स्टेटमेंट्स पे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस दौरे में मौजूद हैं। पेंटागन गए, बड़े तारीखी किस्म का इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से कोशिशें की, जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसको भी बड़ा सराहा गया है। तो इस सारे अमल को जो फ़ौजी और अस्करी तनाजुर में वो किस तरह से आप देख रही हैं? ये अगले आने वाले वक्त में क्या पैगाम हो सकता है? देखिए, बहुत वाज़ेह बात है और ये जनरल बाजवा ने तो बहुत पहले कह दी थी जब बाजवा डॉक्ट्रिन आया था जिसको एक ब्रिटिश थिंक टैंक ने पिक किया था। वहाँ उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान हैज़ डन इनफ and it is time the international community not only realized it but did its part of it। मेरा ख़्याल है वही बात जो है वो आगे बढ़ रही है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तो बिलखुसूस मैं आप कह सकती हूँ कि जो वहाँ जो चेंज ऑफ माइंडसेट है वो एक बार बिल्कुल वसूख के साथ ये है कि पाकिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नॉट एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो पिछली US में पहले बात की जा रही थी। तो एक तो ये बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार देखते हैं अफ़गानिस्तान से इनखला में और उसकी जो ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है वो सिक्योरिटी के ही हवाले से है और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप से भी इमरान खान साहब ने अपनी जो गुफ्तगू थी उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि चीफ़ ऑफ द मिलिट्री स्टाफ मुझे इसलिए कंपनी कर रहे हैं क्योंकि जो सिक्योरिटी कंपोनेंट है इस डिस्कशन का वो इंतहा से ज़्यादा अहम है। और पेंटागन से भी मुलाकातें हुई, सेटकॉम से भी हुई और देखिए एक डायमेंशन है, हमने उनसे असिस्टेंस नहीं मांगी है, एड नहीं मांगी है, अंडरस्टैंडिंग मांगी है। उस अंडरस्टैंडिंग का एक अहम हिस्सा है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एड है वो रिस्टोर हो, मिलिट्री ट्रेनिंग्स रिस्टोर हों और जो हमारा अस्करी ताल्लुक़ टूट गया था वो दोबारा इस्तवार हो ताकि बहुत फ़ाल तरीक़े से जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है वो कर सके। और ये सब हम अमेरिका के लिए नहीं कर रहे, ये अमन की एफ़र्ट है और मेरा ख़्याल है अमेरिका में ये बात अब रियलाइज़ की जा रही है कि साउथ एशिया में अमन के हिस्सों पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है, तो चाहे इंडिया से ताल्लुक़ात हों चाहे अफ़गानिस्तान से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब किया, अपने मुखालिफिन पर तनकीद की, सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है, लेकिन ख़ारजी सतह पर इस सारे अमल को सफारती सतह पर किस तरह से देखा जाता है? देखिए, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, ये बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है इमरान खान साहब का ऊपर कि उन्होंने अपने जलसे में सियासी बात की और अपने सियासी अपोनेंट्स को पिछाड़ा या उनके हवाले से बात सिसिलियन माफिया और करप्शन के हवाले से बात की। इसकी दो डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन तो ये है कि इस इशू को हमारी अपोजिशन ने इंटरनेशनलाइज किया है। राना सनाउल्लाह साहिबा की जो राना वाइफ हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को इसके हवाले से लिखा। फिर इसके बाद आपको पता है कि एक बहुत हाई प्रोफाइल विज़िट हुआ जहां इनके रिलीज़ की बात हुई। तो ये जो इशू है इसको एक्सटर्नलाइज तो अपोजिशन ने किया है और जब वहाँ तवातुर के साथ आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो वॉइस ऑफ अमेरिका हो चाहे वो BBC हो, और वहाँ बैठ के आप ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है,
तो ये वक्त था इमरान खान साहब के पास कि जब वो इस चीज़ का इंटरनेशनली रिस्पॉन्स दें, और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि जो ग्राउंड सिचुएशन है वो इससे मुख्तलिफ है, और ये करप्शन पे क्रैकडाउन है, ये बददियानती पे क्रैकडाउन है, जिसके नतीजे में आप वो सब कुछ दे। बिल्कुल सही। जिस किशन ने इंटरनेशनल मीडिया को यूज़ किया तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी वैसे ही फोरम को उसी सियासी मामलात के लिए भी यूज़ के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर तजज़ियाकार। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।